पावर सेक्टर में सप्लाई सिस्टम अवेलेबल है। सप्लाई सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अवेलेबल है वो कितने तरह के होते हैं। क्लियर, ठीक है। फिर उनके बीच में मैथमेटिकल कंपैरिजन को हम देखेंगे। तो यानी आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा कंपैरिजन ऑफ सप्लाई सिस्टम। क्लियर, अगर हम सप्लाई सिस्टम की बात करें, एक बेसिक पावर सिस्टम स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि कैसे हमारा जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल आता है। तो अगर हम वेरियस सप्लाई सिस्टम की बात करें तो हमारे पास दो ही जोन है। एक जोन है हमारे पास, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक जोन है हमारे पास ट्रांसमिशन का एंड अदर जोन इज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, ठीक है। तो जो भी सप्लाई सिस्टम है वो इन दो मीडियम के थ्रू होके गुजरती है, यानी ट्रांसमिट होती है पावर इनके थ्रू। क्लियर, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन जो बेसिकली अभी हर जगह किसी भी कंट्री में आप अगर जाएंगे देखेंगे तो जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है वो केवल और केवल एसी डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। क्लियर, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 फेज 3 वायर सिस्टम होता है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है। तो अगर हम प्रैक्टिकल टर्म में बात करें तो प्रैक्टिकल टर्म में हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास अवेलेबल है हर एक कंट्री में, क्लियर, वो एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अवेलेबल है। हालांकि काफ़ी सारे रिसर्च वर्क हो रहे हैं जब से माइक्रोग्रिड का रोल लाइमलाइट में आया है। क्लियर, तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा भी आइडिया ले सकते हैं। जो ट्रेंडिंग फेज है तो माइक्रोग्रिड होने की वजह से छोटे छोटे पावर हब बन रहे हैं, यानी वो डीसी माइक्रोग्रिड बेस पे ही पॉसिबल हो सकता है। क्लियर, तो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉसिबल है, लेकिन जो अभी करंट सिनेरियो है वर्ल्ड का, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बेसिकली एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही है। हालांकि माइक्रोग्रिड की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डीसी भी पॉसिबल है, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। क्लियर, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है वो केवल और केवल एसी है, जबकि ट्रांसमिशन में हमारे पास एसी ट्रांसमिशन एज वेल एज डीसी ट्रांसमिशन, दोनों ट्रांसमिशन अवेलेबल है। क्लियर, एचवीडीसी ट्रांसमिशन भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये स्कीम चलती है, इंडिया में भी है 765 केवी से ऊपर की। क्लियर, और एसी ट्रांसमिशन भी अवेलेबल है। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो सबसे पहले पावर डेवलपमेंट डीसी पे ही हुआ था, फिर उसके बाद कुछ दिक्कतें आने की वजह से हम एसी को अप्रोच किए। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो अभी इतना डिटेल में हम इस लेक्चर में कवर नहीं करेंगे। हाँ, आप चाहे तो उसका एक वीडियो लेक्चर में बना सकता हूँ। क्लियर, तो वो बाद में हम देखेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे हम केवल और केवल मैथमेटिकली एक सप्लाई सिस्टम को कंपेयर करने जा रहे हैं हम। क्लियर, जैसा कि मैंने बताया बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वो केवल और केवल एसी होता है, जबकि ट्रांसमिशन सिस्टम एसी एज वेल एज डीसी दोनों अवेलेबल होते हैं। क्लियर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम सप्लाई सिस्टम के बारे में अब देखते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा आपको कि जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, वो एसी एज वेल एज डीसी दोनों अवेलेबल है। क्लियर, ठीक है। तो अगर हम सप्लाई सिस्टम को देखें यहाँ पे, वेरियस सप्लाई सिस्टम, मैं ये प्रैक्टिकल पर्पज में बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली हमारे पास जो वेरियस सप्लाई सिस्टम है वो क्या क्या हैं। क्लियर, अगर हम बात करें डीसी की और बात करें हम एसी की। क्लियर, तो जो डीसी हमारे पास अवेलेबल है, डीसी सप्लाई सिस्टम हमारे पास 3 तरह से अवेलेबल है। एक डीसी 2 वायर सिस्टम, सेकेंड वन इज डीसी 2 वायर मिड पॉइंट अर्थ सिस्टम, एंड थर्ड वन इज द डीसी 3 वायर सिस्टम। क्लियर, ठीक है। तो डीसी सिस्टम हमारे पास ये अवेलेबल है। इसको हम प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं, जब आपको एचवीडीसी ट्रांसमिशन हम बढ़ाएंगे आगे चल के, ये आपका आएगा एचवीडीसी ट्रांसमिशन, तो ये होता है आपका मोनोपोलर
the second one is the bipolar and the third one is the homopolar. क्लियर? ये वहाँ पे हम देखेंगे कैसे कन्वर्टर यूनिट का यूज करके ये सारी चीज़ें आती हैं. फिलहाल ये 3 प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो किए जाते हैं फॉर डीसी ट्रांसमिशन. अगर हम एसी की भी बात करें तो एसी अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली जो एसी हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है, एसी सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम. क्लियर? ठीक है. फिर हम आते हैं 3 फेज पे, एसी 3 फेज 3 वायर सिस्टम एज वेल एज एसी 3 फेज 4 वायर सिस्टम. क्लियर? 3 फेज 3 वायर सिस्टम कहाँ तक चलता है? प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन एज वेल एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तक. जबकि एसी 3 फेज 4 वायर सिस्टम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है. क्लियर? ठीक है. और सिंगल फेज आपको पता है कि सिंगल फेज सप्लाई हम यूज करते हैं थ्रू द सर्विस में फॉर द हाउस होल्ड पर्पज. तो ये प्रैक्टिकल, ये जो मैंने सप्लाई सिस्टम का एग्जांपल आपको लिया, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है. इस प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपने देखा कि डीसी और एसी को हम कितने पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं एज अ सप्लाई सिस्टम. इसके अलावा और भी सप्लाई सिस्टम अवेलेबल है, हालांकि वो जनरली यूज में नहीं होते हैं, लेकिन उसको भी हम कंपेरिजन में रखेंगे. वो क्या क्या हैं वो देखिए आपका क्या क्या है. एसी सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम विथ मिड पॉइंट अर्थ. 2 वायर सिस्टम. क्लियर? लेकिन ये क्या होगा? विथ मिड पॉइंट अर्थ. क्लियर? ठीक है. एक सिस्टम ये हो गया. दूसरा एसी सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम. ये जनरली यूज में नहीं आता है. ठीक है? तो ये प्रैक्टिकल सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, लेकिन ये सिस्टम एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा अगर 2 फेज सिस्टम है तो एसी 2 फेज 4 वायर सिस्टम एंड द लास्ट वन इज द एसी 2 फेज 3 वायर सिस्टम. तो जो मैंने रेट से अभी लिखा, ये रेट से जो मैंने लिखा है वो आपके केवल एक प्रैक्टिकल सिस्टम के एग्जांपल है कि ये प्रैक्टिकल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं. इसके अलावा थ्योरेटिकली भी ये सारे सिस्टम हमारे एग्जिस्ट कर सकते हैं. एसी सिंगल फेज 2 वायर, एसी सिंगल फेज 3 वायर. ठीक है. तो ये सारे सिस्टम भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. क्लियर? ठीक है. तो हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली इस पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे. यानी मैथमेटिकली टर्म में हम रेफरेंस लेंगे डीसी 2 वायर को, हम इसको रेफरेंस लेंगे और इसको एज ए रेफरेंस लेते हुए बाकी सारे सिस्टम को इसके रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करेंगे. क्लियर? ये आप एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी कर सकते हैं और आप एक अंडरग्राउंड केबल के लिए भी कर सकते हैं. क्लियर? बस हमें क्या क्या चीज़ें जानना है, क्या क्या चीज़ें हमें कांस्टेंट रखनी है, इस चीज़ों पे फोकस रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे. मैथमेटिकली इसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो इस लेक्चर में मैं केवल कवर करूंगा डीसी सिस्टम को. ये तीनों जो डीसी सिस्टम हैं, इन तीनों डीसी सिस्टम के मैथमेटिकल कोरिलेशन को कवर करूंगा कि कैसे आपका अगर सेम पावर लॉस हो रहा है, सेम पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी है, सेम लेंथ ऑफ लाइन है, तो कंडक्टर वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ता है. ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे. क्लियर? ठीक है. तो कंपेयर करने से पहले, बिफोर कंपेयरिंग ऑल दीज सिस्टम, इन सारे सिस्टम्स को कंपेयर करने से पहले जो मोटा मोटी चीज़ें हैं वो हमें जान लेना जरूरी है. क्या क्या चीज़ें हमारी कांस्टेंट रहनी है. हमारी सबसे पहली चीज़ तो कांस्टेंट रहेगी सेम मैक्सिमम स्ट्रेस. यानी एक्चुअली क्या होता है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन और अंडरग्राउंड केबल, दो तरह के लाइनें होती हैं हमारे पास. एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, टाई लाइन, एंड द सेकेंड वन इज द अंडरग्राउंड केबल्स. क्लियर? तो यहाँ पे जो हम मैक्सिमम स्ट्रेस की बात करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस की बात का मतलब ये हो गया कि अगर जो टावर और लाइन कंडक्टर के बीच में आप इंसुलेटिंग मटेरियल देखते हैं
क्लियर, ये इंसुलेटर प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो वोल्टेज और टावर के बीच जो ग्राउंडिंग का पार्ट है उसको एक मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोवाइड किया जा सके, जिसकी वजह से वोल्टेज का पार्ट उस अर्थिंग मटेरियल पे ना आए। क्लियर, तो ये सारी चीजें ध्यान देने वाली बात होती हैं। तो ओवरहेड लाइन में इसी वजह से हम जो मैक्सिमम स्ट्रेस लेते हैं वो लाइन टू अर्थ का लेते हैं। क्लियर, जबकि अंडरग्राउंड केबल तो डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में होती है, ये किसी मीडियम के थ्रू नहीं, तो जैसे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एक टावर के थ्रू होती है। अंडरग्राउंड केबल में हम जो मैक्सिमम स्ट्रेस लेते हैं वो दो लाइनों के बीच का लेते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ओवरहेड लाइन में जो हम कंपेरिजन करने जा रहे हैं तो मैक्सिमम स्ट्रेस का मतलब ये हो गया वोल्टेज, जो हम मैक्सिमम वोल्टेज लेंगे वो लेंगे बिटवीन लाइन एंड अर्थ। लाइन एंड अर्थ के बीच का जो स्ट्रेस होगा, जो वोल्टेज होगा, वो हम लेंगे Vm। जबकि अंडरग्राउंड केबल के लिए हम जो मैक्सिमम स्ट्रेस लेंगे वो लाइन टू लाइन लेंगे, लाइन टू लाइन। क्लियर, ठीक है। लाइन टू लाइन वोल्टेज जो होगा वो होगा यहाँ पे Vm। मैं यहाँ पे आपको जो भी लेक्चर मैं यहाँ पे तैयार करके दूंगा वो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए तैयार करके दूंगा। मैं अंडरग्राउंड केबल के लिए आपको खुद करना है, बस मैं ट्रिक बता दूंगा केवल कि जो चीज यहाँ पे लाइन टू अर्थ के लिए Vm हम ले रहे हैं वहां पे हम लाइन टू लाइन वोल्टेज लेंगे। तो ये आपके लिए एक मतलब एज असाइनमेंट भी हो जाएगा कि आप इस पर प्रैक्टिस करके आप कंपेरिजन को दिखा सकें। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखिएगा जरूर। ये एक पॉइंट नोट करने वाली है कि मैक्सिमम स्ट्रेस फॉर द ओवरहेड लाइन हम लाइन टू अर्थ लेते हैं, जबकि अंडरग्राउंड केबल में हम लाइन टू लाइन लेते हैं। क्लियर, तो सबसे पहला चीज कंपेयरिंग करने के पहले हमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट रखनी है ये ध्यान देना है। क्लियर, तो सेम क्या क्या चीजें सेम रहनी है किसी भी लाइन के लिए। सेम मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, वही जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। डिफरेंस और मैक्सिमम स्ट्रेस। क्लियर, ठीक है, बिटवीन लाइन टू अर्थ। लाइन टू अर्थ का जो वोल्टेज है वो आपका सेम रहेगा, यानी जो Vm की वैल्यू है ये सबके लिए सेम होगी और वो लाइन टू अर्थ होगा। ये चीज हमें ध्यान देना है। क्लियर, दूसरा चीज क्या चीज सेम रहने का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यूज। ये सबके लिए कांस्टेंट लेके चलेंगे। क्लियर, लाइन टू अर्थ इसको हम सीधा सीधा मतलब ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम फेज वोल्टेज इज Vm। अगर हम एसी में बात करेंगे तो एसी में तो फेज का टर्म आ जाएगा ना, तो एक तरह से फेज वोल्टेज आपका मैक्सिमम जो होगा वो Vm होगा। क्लियर, ठीक है। हम सेकेंड पार्ट में बढ़ते हैं और क्या चीजें हमारी कांस्टेंट रहनी है या सेम रहनी है। सेम ट्रांसमिटेड पावर, जो आपकी ट्रांसमिटेड पावर है ये भी हर एक सिस्टम के लिए सेम होगा। जितने तरह के आप सिस्टम यूज कर रहे हैं सबके लिए ट्रांसमिटेड पावर सेम होगा, यानी P की वैल्यू सबके लिए सेम होगी, Vm सबके लिए सेम होगा। थर्ड वन इज द सेम पावर लॉस इन द लाइन, यानी लाइन में जो पावर लॉस होगा वो टोटल पावर लॉस की बात कर रहे हैं हम। इन लाइन का मतलब ये टोटल पावर लॉस की बात की जा रही है, तो टोटल पावर लॉस की वैल्यू भी सबके लिए सेम होगी। क्लियर, और लेंथ ऑफ द लाइन इज ऑलवेज सेम, यानी लेंथ ऑफ द लाइन भी सेम होगा या फिक्स होगा। क्लियर, ठीक है। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हमारी कांस्टेंट रहनी है और इसी के बेसिस पे हम सारी एनालिसिस को करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे आप देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, देखिएगा ये चीज। देखिए, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को करने से पहले हमारे दिमाग में बस यही होना चाहिए कि थ्योरी पार्ट कुछ नहीं होता है। जो चीज होती है वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट होती है और कॉन्सेप्ट को ही हमें कवर करना है और कॉन्सेप्ट को हमको कैसे समझना है ये मायने रखता है। क्लियर,
तो थ्योरी पार्ट नील होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट हो, तो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है। अगर हम यहाँ पे देखें, लेंथ क्या है, फिक्स है। लेंथ अगर आप देखें यहाँ पे, लेंथ ऑफ द लाइन क्या है, फिक्स है। मान लिया ये एल है, फिक्स है। सेम है हर एक सिस्टम के लिए, क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वैरी करेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरीज फॉर डिफरेंट सिस्टम। अगर डिफरेंट सिस्टम है, चाहे DC2 वायर हो, DC2 वायर मिड पॉइंट अर्थ हो, DC3 वायर हो, सबके लिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी वैल्यू वेरी करेगी। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू वेरी करेगी तो R इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो ये स्मॉल ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा। जब रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो करंट इन थ्रू द कंडक्टर क्या होगा, करंट थ्रू कंडक्टर इज ऑल्सो वेरीज। जो कंडक्टर के थ्रू करंट है वो भी वेरी होगा, क्लियर। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी हो रहा है तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम स्मॉल v को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। एक सिलिंड्रिकल के लिए अगर हम बात करें, क्लियर, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हमें a पता है, लेंथ ऑफ द लाइन हमें पता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ के बराबर। यानी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है, लेंथ तो फिक्स है, तो वॉल्यूम भी क्या करेगा, वॉल्यूम भी वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी यहाँ पे जो मेन पार्ट है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, उसके थ्रू आपका वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, वो डिपेंड करता है कि किस मतलब कैसा कैसा सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है। हम कंपेयर किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, DC2 वायर। यानी DC2 वायर को हम रेफरेंस लेते हुए चलेंगे, उसके थ्रू जो आपका मैथमेटिकल टर्म आएगा, हमें करना क्या कि हमें कुछ करना नहीं है, हमें सारे सिस्टम के पावर लॉस को कंपेयर करना है। उस कंपैरिजन के बाद हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, बस हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो हमें करना क्या है सबके साथ कि पावर लॉस सेम होगा। ये लॉजिक यूज करते हुए हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, क्लियर। रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ कंडक्टर का साइज क्या हो रहा है, कैसे वेरी कर रहा है, किस तरह वेरी कर रहा है। और रेशियो ऑफ वॉल्यूम डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो आपको पता होगा तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम भी आपको पता चल जाएगा, क्लियर। तो हम स्टार्ट करते हैं DC2 वायर सिस्टम से, क्लियर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन के लिए DC2 वायर सिस्टम। DC2 वायर सिस्टम। DC2 वायर सिस्टम को अगर हम सर्किट डायग्राम के थ्रू बनाएं तो ये हमारा जनरेटर हो गया, क्लियर, ठीक है। और इसको हमने, ये हमारा जनरेटिंग पॉइंट हो गया और ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है और ये इसका रिटर्न पाथ, क्लियर। और इसको हमने क्या कर दिया है, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, क्लियर। तो ये एक DC2 वायर सिस्टम है, क्लियर, ठीक है, जिसमें लाइन, ये मेन लाइन है, ये इसका रिटर्न पाथ होता है, क्लियर। यानी करंट का फ्लो ऐसे होगा, ठीक है। और लाइन टू अर्थ वोल्टेज जो है वो कैपिटल VM के बराबर, क्लियर। तो ये चीज हमें क्लियर है। हम यहाँ पे रेफरेंस सब कुछ लेके चल रहे हैं, तो इसको मान लिया हमने I, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम देखें क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। ट्रांसमिटेड पावर, हम ट्रांसमिटेड पावर की बात करें P, तो अगर आप यहाँ पे देखें ट्रांसमिटेड पावर P की वैल्यू, यानी वोल्टेज कितना आई है VM, करंट कितना आ रहा है, यानी हम आउटपुट टर्मिनल पे ही देखेंगे। ट्रांसमिटेड पावर का मतलब कि इस लाइन के थ्रू कितना पावर एज ए आउटपुट पावर जा रहा है, तो कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है, वोल्टेज इंटू करंट के बराबर जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा हमारा ट्रांसमिटेड पावर। चूंकि DC है, यहाँ पे पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं आता है, पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी होती है, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, VM इंटू I के बराबर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, यानी यहां से हमें पावर मिल गया VM इंटू I,
और यहां से हम आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं P अपॉन VM। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम पावर लॉस पे। पावर लॉस की अगर हम बात करें, यानी PL की बात करें, तो PL इक्वल टू क्या होगा, एक लाइन आपका ये है और उसका रिटर्न पाथ ये है, दोनों में करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों लाइन में पावर लॉस होगा ही होगा, दोनों का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होगा। इसको हम मान लिए R है, तो आई स्क्वायर R इस लाइन का पावर लॉस हो गया, क्लियर, और आई स्क्वायर R इस लाइन का पावर लॉस हो गया। तो टोटल पावर लॉस कितने हो गए, आई स्क्वायर R प्लस आई स्क्वायर R इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर R। क्लियर, आई की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से यहां पुट कर सकते हैं, वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू पी स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर इंटू R के बराबर। यानी PL की वैल्यू यहां से आ गई 2p स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर इंटू R। क्लियर, अगर हम बात करें यहां पे रेजिस्टेंस की, तो R इक्वल टू क्या होता है, अगर हमें मटेरियल की रेसिस्टिविटी पता है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R रो इंटू L बाई A, जहां पे A क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, L क्या है लेंथ ऑफ द लाइन, एंड रो इज द रेसिस्टिविटी। रो क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। क्लियर, L लेंथ ऑफ लाइन एंड द A इज क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर, तो ये तीनों पार्ट हमें पता है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दें, PL